स्वागत है आपका। 23 की टक्कर देख रहे हैं आप और न्यूज स्टेट पर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान की महा कवरेज जारी है। पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं और अब मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ऐसे में मतदान प्रतिशत भी सामने आने लगे हैं। कौन सी सीट पर कितना मतदान प्रतिशत है जान लेते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ मेरे सहयोगी आदर्श और अंजलि जुड़ गए हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस तरीके से इस वक्त मतदान चल रहा है और ऐसे में मतदाताओं में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, शुरुआती अभी मतदान जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे सूरज और ज्यादा निकलता हुआ नजर आएगा, इसके साथ हम अंजलि ये देखेंगे कि वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ता नजर आएगा। फिलहाल जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आया है, सबसे ज्यादा वोटिंग अभी सुबह जो 9:30 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं कि अंतागढ़ में 17% से ज्यादा मतदान हुआ है। अंजलि, और क्या आंकड़े हैं और अगर अंतागढ़ के बाद बात की जाए तो और कहां-कहां ये मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, भानु प्रतापपुर का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर 16.90% यहाँ पर मतदान हो गया है। अंतागढ़ के सबसे बाद जो सेकंड नंबर पर अगर कोई भी जिला आता है, जो सीट आती है, वो आती है भानु प्रतापपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें कांकेर की, आदर्श देखिए कांकेर में भी काफी अच्छा प्रतिशत यहाँ पर है। अभी अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर 15.9% यहाँ पर मतदान हो चुका है। इसके अलावा कोंडागांव में भी लगातार लोग जो है पूरे उत्साह के साथ निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें भी देखिए लगातार न्यूज स्टेट दिखा रहा है कैसे लोग उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें कोंडागांव की, 14.20% यहाँ पर मतदान हुआ। केशकाल में अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर 12.84% यहाँ पर मतदान हो चुका है। कवर्धा में भी देखिए 14% यहाँ पर मतदान जो है वो हो गया है। अब तक जो 9 और 9:30 बजे तक का जो प्रतिशत सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पंडरिया में भी 12 मतदान जो है वो हो चुका है। इसके अलावा जगदलपुर में हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर गति जरूर कम है, क्योंकि जगदलपुर का एक रीजन है यहाँ पर कमी रहने की, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि जो ईवीएम है वो खराब हुई। ईवीएम खराब होने की वजह से यहाँ पर जो डिले है वो हो गया। और देखिए कांकेर में 15.9% मतदान जो है अभी तक हो गया है। इसके अलावा अगर हम जिक्र करते हैं तो लगातार ये मतदान प्रतिशत देखिए बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्योंकि कई चुनौतियां रहती हैं, ऐसे इलाके में इस वक्त विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जो नक्सल प्रभावित है। कई ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है और ऐसे में निर्वाचन आयोग के सामने तमाम चुनौतियां प्रगति रहती है कि कैसे इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो अभी वोटिंग होती हुई नजर आ रही है, क्या अंजलि से संतोषजनक माने और निर्वाचन आयोग भी क्या सभी तैयारियों से संतुष्ट दिखाई देगा अब तक के जो मतदान प्रतिशत को देखते हुए नजर आए? तो देखिए आगे धीरे धीरे अगर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तो मतदान प्रतिशत बढ़ेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर सामने आए कि यहाँ पर यह कहा गया कि सारी व्यवस्थाएं हैं और निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं हैं भी, लेकिन कहीं पर ईवीएम खराब होना, जो कि हर चुनाव में हम देखते हैं कि ईवीएम खराब हो जाती है। ईवीएम खराब होने की वजह से जो मतदान प्रतिशत है वो वहां पर देखिए थोड़ा सा मतदान प्रतिशत जरूर सुबह के समय में कम होता है, लेकिन जैसे जैसे जो ईवीएम है वो ठीक होती है। कवर्धा में तस्वीर हमने दिखाई थी कि वहां पर ईवीएम खराब हुई, 1 घंटे देरी से यहाँ पर मतदान जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद फिर जगदलपुर की तस्वीर दिखाई, जो कि मतदान प्रतिशत वहां पर थोड़ा सा प्रभावित जरूर हुआ है ईवीएम खराब होने की वजह से, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे मतदान प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। हालांकि ये निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और जो पुख्ता इंतजाम है आदर्श वो भी किए गए हैं सीटों पर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और कहीं भी कोई प्रकार की कमी ना रहे इस दिशा में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है। अच्छा, ये एक आंकड़ा और भी दिलचस्प है अंजलि कि आजादी के बाद कई ऐसे गांव हैं जहां पहली बार वोट डाले जा रहे हैं और ये निर्वाचन आयोग का प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, किसी प्रकार की समस्या ना हो और अपने वो वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ बीजापुर से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनके पास चले जरा, क्योंकि ताजा अपडेट क्या है उनसे हम लेना चाहेंगे। जरा बताइए किस तरीके की जमीन परिस्थिति नजर आ रही है, क्या अब ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ये और ज्यादा मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग निकल रहे हैं, लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से बीजापुर जिले के जो बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, कई दशकों से वहां पे वोटिंग नहीं होती थी। गलगम जैसे क्षेत्रों में भी वोटिंग हो रही है। कहीं ना कहीं एक नया जो पहल है वो देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व को मजबूत बनाने के लिए जो वोटर्स हैं, जो महिला है, जो बुजुर्ग हैं, जो युवा है, वो लगातार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस वक्त मैं जिला मुख्यालय के हृदय स्थल बीजापुर में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। मेरे पीछे ठीक देखिए कितने लोग आ रहे हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र का पर्व है उसको मजबूत करने के लिए, वोट देने के लिए आ रहे हैं। आदर्श मतदान केंद्र में मैं मौजूद हूं। कुछ युवा है, कुछ बुजुर्ग हैं, तमाम जो लोग हैं वो वोट करके यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के अधिकारी जो है, जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे भी हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर, किस तरीके से लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने के लिए यहाँ पे लगातार लोग नजर आ रहे हैं? बीजापुर जिला में आज मतदान हो रहा है और यहाँ नगर पालिका एरिया में यहाँ 10 संगवारी मतदान केंद्र भी है और लोगों का उत्साह, लोगों के भीड़, इससे यही साबित हो रहा है कि गत विधानसभा के तुलना में इस वर्ष बीजापुर जिला में मतदान का प्रतिशत बढ़ने की संभावना दिख रही है और बड़े बुजुर्ग लोग भी और विशेष रूप से आकर्षक का केंद्र हमारी इस संगवारी मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदान केंद्र और युवा मतदान केंद्र, ये इनमें काफी खासा भीड़ देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं आप, और भी लोग हैं यहाँ पे, बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? सुभान खान, बीजापुर। किन मुद्दों को लेकर आप किस नेता को बेहतर मानते हैं, किसको आप वोट देंगे? हम देंगे क्या नाम से, हाथ। अच्छा, क्या वजह देख रहे हैं? अरे इनका काम बहुत अच्छा है। ये बाकी जो दूसरे है ना, हिंदू मुसलमान करते हैं, ये बहुत गलत चीज है। अच्छा, हिंदू मुसलमान करते हैं इसलिए उनको आप वोट नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप वोट दे रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों से? सबको जहाँ विकास हो और सब अच्छा काम कर रहे हो उनको वोट दो, चाहे कोई भी पार्टी हो। सर जरूरी नहीं कि वही पार्टी हो, कोई भी पार्टी को दे सकते हो। काम अच्छा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सब चीजें है। सब कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही बीजेपुर के हैं। देख सकते हैं लोकतंत्र का पर्व को मजबूत करने के लिए युवा, बुजुर्ग सहित तमाम लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग यही बीजापुर के रहने वाले, कंवरलाल चोपड़ा मेरा नाम है। लोकतंत्र का पर्व को मजबूत करने के लिए आप मतदान करने के लिए यहाँ पे आए हैं, कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को लेकर? अच्छा देखते हैं। क्या लगता है किसको चुनेंगे? अब वो ऐसा अभी नहीं बता सकता, 200 मीटर से दूर चल के पूछो तो बताऊंगा। तो क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से विकास के दावे, जिस तरीके की सुविधाएं हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जिसने बेहतर काम किया उसको चुनेंगे? भगवान को क्या चढ़ाया जाता है तो फूल। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लगातार जिस तरीके से मतदाता है वो लगातार यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरीके के जिस तरीके से यहाँ पे बातचीत की जा रही है, लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं जिला मुख्यालय के भीतर मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम जो महिला है, बुजुर्ग है, उन लोगों का यहाँ पे लगातार एक जो कतार है वो लगी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये आदर्श केंद्र बीजापुर है मतदान का। यहाँ पे जो युवाएं हैं, जो महिलाएं हैं और जो युवा जो पीढ़ी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ऐसे में 22 से 25 साल की जो आयु होती है, जो युवा होते हैं, उनकी जो तादाद है सबसे अधिक यहाँ पे बीजापुर में देखी गई है वोटर्स की गिनती में। ऐसे में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे एक बार आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ के मिश्रा जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल योगराज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अनुभव शुक्ला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राहुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, जब अभी हमारे सहयोगी भरत वहां कुछ वोटर्स से बात कर रहे थे तो उनके मन में यह सवाल जरूर था कि आप एक मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाते हुए नजर आए। चुनाव से पहले धर्मांतरण का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से आदिवासी इलाकों में आपने ये सवाल उठाया कि लगातार धर्मांतरण करवाया जा रहा है और उसे रोकेंगे, लेकिन जब चुनावी माहौल शुरू होता है तो ना आपके नेताओं के भाषणों में इसका जिक्र मिलता है, ना ही इसे लेकर आप कोई बड़ी बात कहते हुए नजर आते। क्या सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे के जरिए माहौल बनाने का प्रयास था? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज स्टेट के स्क्रीन में मैंने जो बस्तर संभाग का वोट प्रतिशत देखा, उसके लिए बस्तर की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नक्सलियों के लगातार पर्चे फेंकने के बावजूद, उन्होंने नक्सलियों के द्वारा मतदान बहिष्कार का लगातार पर्चा फेंका गया था,
ऐसे भय को दरकिनार करके वोटिंग प्रतिशत बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके लिए मैं न्यूज स्टेट के जो स्क्रीन है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बस्तर की जनता का धन्यवाद देता हूँ। अब जो आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण का विषय लगातार उठाया, मगर चुनावी सभा में या बड़े नेताओं के द्वारा नहीं उठाया गया। तो आपको बता दूं, आप देखिए छत्तीसगढ़ के बेमेतरा बीरनपुर, चाहे कवर्धा का मामला हो, चाहे आपके नारायणपुर का मामला हो, जहां पर मशीनरी और आदिवासियों के बीच में बड़ा विवाद खड़ा हुआ। बीरनपुर में तो हत्या कर दी गई भुवनेश्वर साहू की, और उसके पिताजी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। साथ ही कवर्धा में आप देखिए विजय शर्मा जी, जो वहां पे झंडा का कांड होने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था, आज वहां पे वो प्रत्याशी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम सिर्फ उसे मुद्दा बनाए, उस पर अमल नहीं किए। जो वहाँ पे नहीं, तो जैसे बाकी राज्यों में आपने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का जिक्र किया, कई राज्यों में आपकी सरकारें ले भी आए, यहाँ भी आप अपने घोषणा पत्र में शामिल कर देते कि अगर राज्य में सरकार बनती है तो आप इस दिशा में कदम उठाएंगे। ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इन मुद्दों को लेकर अग्रसर है, तो निसंदेह आने वाले समय पर इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी कानून जरूर बनाएगी। और बस्तर की जनता ने देखा है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से भ्रष्टाचार, घोटाले और वादा खिलाफी की सरकार रही है, और 15 साल बनाम ये भ्रष्टाचार की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी को चयन करने वाली छत्तीसगढ़ की जनता, और जन जन कह रही है अब नहीं सही वो बदल के रही वो। लेकिन अनुभव जी, इसका असर कितना होता हुआ दिखाई देगा? अगर हम बात करते हैं, तमाम घोषणा पत्र चूंकि जारी किया गया, यहाँ पर भले ही कांग्रेस 1 पॉइंट बीजेपी से आगे निकल गई हो, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं पर देखने को नहीं मिले हैं। सड़क का मुद्दा हो, या फिर अगर हम बात करें शराबबंदी का मुद्दा हो, अगर शराबबंदी का मुद्दा कितना ज्यादा गूंजता हुआ दिखाई दिया था, महिलाएं इतना ज्यादा विरोध कर रही हैं, लेकिन ये सब मुद्दे जो है घोषणा पत्र से जो है वो हटा दिए गए हैं। और हाथी मानव संघर्ष का कितना ज्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है, ये सारे मुद्दे घोषणा पत्र में थे ही नहीं। क्या अनुभव जी, आपकी पार्टी ये समझ गई थी कि शराबबंदी प्रदेश में लागू करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार की आयकर का भी ये कहें कि एक बड़ा टैक्स उससे मिलता है। तो जो शराबबंदी के मुद्दे को आपने 2018 में अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया था, 23 आते आते ऐसा क्या हो गया सर कि आपने उसे जगह तक नहीं दी? सरकार की आय की आप बात कर रहे हैं, तो हमने शराब की दुकानें 100 से अधिक बंद करी है। उसके बावजूद भी 4000 करोड़ से 6-6.5 करोड़ के करीब हमने रेवेन्यू लेके गया है शराब के द्वारा। इससे ये सिद्ध होता है कि किस प्रकार से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के दौरान जो आय होती है सरकार, दुकान बंद करने से दुकान बंद करने से शराबबंदी नहीं हो जाती है ना? बोलिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए तो सही। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से दुकानें कम करने के बावजूद भी सरकार की आय बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात, शराबबंदी की बात करेंगे तो जी बिल्कुल हमने वादा किया था, जैसा मैंने कहा हमने दुकानें बंद भी करी। लेकिन कोरोना काल अगर आपको याद हो तो आपने भी न्यूज चलाई होगी कि किस प्रकार से लोग अलग अलग सैनिटाइजर या इस प्रकार की चीजें पी के उनकी मौत होने लगी थी। तो हमारी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस बात को समझा कि इसको राजनीतिक पटल से उठा के सामाजिक पटल पे रखने की आवश्यकता है, और समाज के स्तर से शराबबंदी की लागू होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि इसको राजनीतिक स्तर पे लागू किया जाए। इसलिए हमने जनता से बात कही, जिसका उदाहरण कहीं न कहीं कवासी लखमा की एक तस्वीर वायरल होती है, जब वो जनता के बीच में पहुंचते हैं और वो बीड़ी पीते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर, ये अलग संदेश क्या देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है? देखिए, मैं जो कह रहा था कि पैसा कानून लागू करके हमने 8 अगस्त 2022 को पैसा कानून लागू करके ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया है कि वो अपने क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा, राजनीतिक को हटा के सामाजिक स्तर पर हमने शराबबंदी का प्रयास किया। आप जो कवासी लखमा जी की बात करिए, देखिए ये बात भी आपको और हमको प्रदेश की जनता को समझने की आवश्यकता है कि जो आदिवासी समाज आता है, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र आते हैं या अन्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ के आते हैं, उनकी सबकी अपनी रीति रिवाज और संस्कृति, जिसको हमको मानना और उसको सम्मान देने की आवश्यकता है। इसलिए राजनीतिक दबाव के चलाने की बजाय अगर हम सामाजिक प्रयास करें, सामाजिक स्तर पे अगर हम प्रयास करेंगे, तो ये शराबबंदी का जो मुद्दा है ये बिल्कुल सफल होगा, जिसके प्रति हम कमाल की बात करते हैं अनुभव जी।
बीडीपी जी, और कह दीजिए हम तो आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए तेंदुपत्ता के सपोर्ट में इसलिए बीड़ी पी रहे हैं, तो ये क्या है, अच्छा मैसेज जाएगा। खैर इस पर बाद में होगी बात, लेकिन के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अब तक जिस तरीके से वोटिंग होती हुई नजर आई है, सबसे पहले इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बस्तर में खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा वोटर्स निकल रहे हैं और नक्सलियों के मुंह पे ये करारा तमाचा होगा जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, क्या शराबबंदी जैसा मुद्दा कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ये समझ चुकी थी कि सिर्फ और सिर्फ इससे चुनावी लाभ के तौर पर मुद्दा भुनाया जरूर जा सकता है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाना, पूर्ण रूप से इसे बंद कर देना मुमकिन सा लगता नहीं राज्य में। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कही कि मतदान प्रतिशत को लेकर कर निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में एकमात्र अधिकार यदि उनके हाथ में है तो ये मताधिकार है, जिसके जरिए वे अपनी स्थिति को सुधारने के साथ अपने क्षेत्र के विकास और यहाँ तक कि राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, जिसको लेकर के ये जागरूकता एक बड़ी बात है कि गणतंत्र पर गणतंत्र भारी पड़ रहा है, ये कहा जा सकता है। और लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। इन क्षेत्रों में लगातार चुनाव आयोग और विभिन्न प्रशासनिक संगठन और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी लगातार मेहनत किए हैं, जिसके चलते हुए मैंने पहले ही कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है वो घट गया है। अब केवल 6000 वर्ग किलोमीटर तक ही बच गया है। एक इसकी बात हो गई नक्सलाइट क्षेत्र की बात करें। दूसरा चीज, आपने शराबबंदी की बात की, तो शराबबंदी ये आम जनता का मुद्दा रहा है। महिलाएं 2018 के पहले सड़कों पर आ गई थी, विभिन्न तरह से गुलाबी गैंग के रूप में सामने आई। इन्हीं महिलाओं को भाजपा ने भारत वाहिनी के रूप में खड़ा करने का कोशिश किया। एक समिति भी बनाई, समिति की रिपोर्ट कांग्रेस शासन काल में आती है, जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद कांग्रेस शासन में 3 समितियां बनती है, जिसका दौरा होता है चुनाव जहां शराब बंद है उन राज्यों में, और वहां की रिपोर्ट आती है। क्या रिपोर्ट आई, खुलासा नहीं हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 राज्यों से घिरा हुआ 36% लोग छत्तीसगढ़ में शराब पीते हैं। ये आंकड़े को देखते हुए दूसरी बड़ी चीज जो कही जा रही है कि हमने राजस्व बढ़ा दिया, तो शराब पीने वाले हम ये कहने लग गए हैं कि हम ही राजस्व देने वाले। 4000 से बढ़ के यदि 5800 करोड़ रुपए तक यदि आप शराब बिक्री का राजस्व बढ़ाते हैं, तो इसका तात्पर्य राजस्व का महत्व एक दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है कि किसानों को आप जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत साल भर में राशि देते हैं, वो भी जो शराब का राजस्व है उसके बराबर होता है। तो कुल मिलाकर के आप शराब से राजस्व प्राप्त कर रहे हैं और किसानों को इतनी ही राशि लगभग आप दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही शराबबंदी की बात करती है। शराब को छोड़िए, गांजा की तस्करी उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, हर तरफ यहाँ पे जाने का एक केंद्र बना हुआ है। ये एक रास्ता। इसके साथ ही अभी देखिए कि सूखा नाइट्रोटेन टेबलेट नक्सली मतलब दवाइयों का, नशीली दवाइयों का उपयोग हो रहा है, सिरप का उपयोग हो रहा है। कुल मिलाकर के सरकार तो कह रही है कि हम नशाबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी को लेकर जो पेशा कानून के तहत बात कही जा रही है आदिवासी क्षेत्रों में, तो मैं कहता हूँ इसको आप पूरे ग्राम पंचायत है। लेकिन राहुल जी, इन बातों का जिक्र जो है वो बीजेपी ने भी नहीं किया है। लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि जो चुनाव लड़ा गया, इससे पहले यहाँ पर ये कहते हुए नजर आती है कांग्रेस कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो इससे पहले छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दिए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आए उनके लगातार दौरे होते चले गए। तो क्या कांग्रेस के पास, तो देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक मुख्य चेहरा है, सीएम फेस है, लेकिन बीजेपी के पास क्या अभी कोई सीएम फेस है नहीं? और यही वजह है कि बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, जो दावे कर रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कर रही है, या फिर जेपी नड्डा या फिर अमित शाह के चेहरे पर कर रही है? बिल्कुल, चेहरे का सवाल है। क्या आपको रमन सिंह पर भरोसा नहीं रहा? ये सवाल जरूर है। लेकिन एक बार आइए आपको जरा बीजापुर लिए चलते, जहां भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, जरा बताइए, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, क्या वहां पर वोटर्स भी भारी संख्या में निकल रहे हैं? और सुरक्षा व्यवस्था भी एक बार दिखाइए जरा, किस तरीके के इंतजाम वहां किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जहां मैं मौजूद हूं, ये बीजापुर बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में बस्तर में अगर वोटर्स की संख्या बढ़ रही है, वोटर्स की अगर प्रतिशत बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो चुनौती, जो नक्सलियों के द्वारा जो बहिष्कार लगातार चुनाव को लेकर कहा जा रहा, तो उसमें एक तरीके से करारा तमाचा है। इस वक्त मैं जिला मुख्यालय के हृदय स्थल बीजापुर में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप दाहिने और देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा आदर्श मतदान केंद्र, मैं पुनः आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपने सुरक्षा की बात की, तो सुरक्षा दृष्टि की अगर बात की जाए, कुछ सीआरपीएफ के जो फोर्स है, आला जो अधिकारी है, उनकी मौजूदगी में यहाँ पे चप्पे चप्पे पे
जवान जो है वो तैनात है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र, मैंने पहले भी जिक्र कहा था, मैं अब भी ये चीज को कह रहा हूँ, क्योंकि बस्तर एक ऐसा इलाका है, बस्तर को सत्ता की चाबी भी कहा जाता है। ऐसे में बस्तर के कोई भी जगह विधानसभा में अगर चुनाव हो रहा है तो महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, क्योंकि बस्तर पूरी तरीके से संवेदनशील क्षेत्रों पे आता है। ऐसे में माओवादियों की सक्रियता लगातार रहती है। इस तरीके से किसी न किसी तरीके से चुनाव के वक्त नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जवानों की जो तैनाती है वो चप्पे चप्पे पे किया गया है। वहीं वोटर्स की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले विधानसभा में 2018 के तर्ज पे अगर बात की जाए तो 48% लगभग वोटिंग हुई थी। उसके तर्ज पर अगर बात की जाए, जिनकी जवाबदेही होती है जो यहाँ के उच्च अधिकारी है, जिले के जो कलेक्टर है राजेंद्र कटारा, उनसे भी हमने बातचीत करने की, जब न्यूज स्टेट की टीम बातचीत करने की कोशिश की तो उनका इस संदर्भ में ये कहना था कि जिस तरीके से 2018 में जो प्रतिशत थी उस प्रतिशत से बढ़कर कई गुना आगे बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि लगातार जो वोटर्स की संख्या है वो बढ़ते ही नजर आ रही है। जिले भर में जो महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा वोटर्स की संख्या अगर देखी जा रही है तो महिलाओं की देखी जा रही है। 22 से लेकर 24 साल के जो युवा है उनकी जो संख्या है वो हजारों की तादाद में है। ऐसे में वो भी मत का जो उपयोग है वो इस विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं। ऐसे में जो युवा है वही देश का भविष्य तय करते हैं कि आखिर में देश का भविष्य किस तरीके से किनके हाथों पे किस तरीके से मजबूत हो रहा है। ऐसे इलाके जहां कभी नक्सलियों को बोलबाला रहा करता था, आज भी भले ही तमाम वहां से उनकी तरफ से हिमाकत की जाती है, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और प्रयास ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करने पहुंचेंगे और उसी का असर ये दिख भी रहा है। लेकिन अब वापस आपके पास आते राहुल जी, जो सवाल अंजलि ने पूछा, क्या चेहरे की कमी थी या फिर रमन सरकार या फिर रमन सिंह पर आपका भरोसा नहीं रहा? जिस मुख्यमंत्री ने राज्य में 15 साल सत्ता चलाई, 5 साल पहले हार हुई, तो इस बार आप उनके नाम, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने को भी मैदान में उतरे नहीं। क्या बड़ा कारण रहा? और साथ ही ये भी बताइएगा, क्योंकि बस्तर जिसके पास जाता है उसकी सत्ता में सरकार बनती है, 12 की 12 सीटें आप हार गए थे सर। से आप कह रहे हैं कि मोदी जी फेस हैं, तो मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरा हैं और प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी का काम और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा, कमल का फूल चेहरा होगा। ये जब ओम माथुर जी ने प्रदेश का प्रभार लिया उसी वक्त क्लियर कर दिया था। उसके अलावा जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं था, अगर विश्वास नहीं होता तो आज राजनांदगांव फिर से नहीं लड़ रहे होते। बिल्कुल उन पर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी उनके 15 सालों के अंजलि मोदी जी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। बिल्कुल मैं तो स्वाभाविक है ना, राजनांदगांव से अगर उनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो किसको टिकट दिया जाएगा? 1.5 दशक से वहां से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं और अगर उनको नकार के बीजेपी किसी और को टिकट दे देती है या शायद बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर राजनांदगांव से बात करें या फिर पूरे छत्तीसगढ़ से हम बात करें, इतने ज्यादा एक्टिव रमन सिंह नजर नहीं आए हैं। देखिए डॉक्टर साहब के ऊपर पूरा विश्वास है। 15 साल का जो उनका काम है, हर मंच पर हम 15 साल के कामों को बता रहे हैं, 15 साल में जो विकास छत्तीसगढ़ में हुए उसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि उन पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है, उनको चेहरा नहीं बनाया गया। ये जरूर केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा और विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने पहले भी स्पष्ट किया और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः स्पष्ट कर दूं। और भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे की कोई कमी नहीं है। यहाँ हमारे प्रत्येक विधायक के जो प्रत्याशी हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अनुभव जी, एक सवाल बीते दिनों गूंजता नजर आया, वो महादेव बैटिंग ऐप करा, इसके ऊपर जमकर सियासत भी होती हुई नजर आई। एक आम नागरिक की तरह देख के कि एक ऐप चलाने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे गिरफ्तार करो, मुझे जांच से मुक्त करो, लेकिन इस भारत सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो विदेश से एक आरोपी को लाके यहाँ पे उस पर कार्रवाई कर सके। इस प्रकार की कमजोरी, इस प्रकार की नपुंसकता। ठीक है अनुभव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की अब ये पहले फेज की वोटिंग चल रही है, जाहिर सी बात है अंजलि, हम देखेंगे कि धीरे धीरे वक्त और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आएगा। पल पल